सोचो तुम सो रहे हो और तुम्हारा फ़ोन में एक मैसेज आया और तुम जैसे उठकर फ़ोन हाथ में लिए वैसे ही तुम्हारा दोस्त भागा भागा आता है और बोलता है भाई भाई मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया आ गया है। भाई 10 मिनट मेरे धीरे धीरे तुम्हारे आस पड़ोस फिर शहर में और फिर पूरी धरती पर सभी लोगों के पास 10-10 लाख रुपया आ गया है। 1 मिनट तुम्हें आईफोन लेना है और तुम जाते हो मार्केट में 1 लाख का आईफोन लेने के लिए, पर जो 1 लाख का आईफोन था वही 15 लाख का हो गया है। पर क्यों? ये जो पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम का एक पावर हाउस है। पर तुमने कभी सोचा है कैसे भी पैसे की शुरुआत? क्यों सरकार पैसा छापकर सबको अमीर नहीं बनाती है? महंगाई क्यों बढ़ती और रुपये का वैल्यू क्यों गिरता जा रहा है? इन सब को डिकोड करते हैं हम आज के इस वीडियो में। आठ 8000 BCE ये वो जमाना था जब न पैसा था और न ही कोई मार्केट था। इस टाइम पे लोग कबीलों में रहा करते थे, लेकिन ये जो कबीला है इस पे 2 तरह के लोग रहते थे। कुछ कबीलों के लोग शिकार करते थे तो कुछ कबीलों के लोग खेती करते थे और हर एक कबीले का मुखिया होता था। दोनों लोगों के पास खाने की अलग अलग चीजें थी, लेकिन एक दिन दोनों कबीलों के मुखिया एक जंगल में मिलते हैं। जो किसानों के मुखिया थे उनकी जरूरत थी मांस की और जो शिकारियों के मुखिया थे उनकी जरूरत थी उनके अनाजों की। अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरुआत होती है पहले सौदे की। तभी से लोग एक दूसरे के सामानों को एक्सचेंज करने लग गए। पर कुछ टाइम के बाद लोगों को इस सिस्टम में दिक्कत आने लग गई थी, क्योंकि कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए 2 लोगों को एक दूसरे के सामानों की जरूरत होनी चाहिए। जैसे किसी के पास चावल है और उसको गेहूं चाहिए तो उसे ढूंढना पड़ता था कि चावल के बदले गेहूं कौन दे सकता है। इसी की वजह से बार्टर सिस्टम को बंद कर दिया गया और इसके जगह पे आया कमोडिटी मनी। इसमें चांदी और सिक्कों से लेन देन होने लगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम था कि चांदी और सिक्का का वजन थोड़ा ज्यादा होता था, जिसकी वजह से जो बड़े व्यापारी थे उनको जहाजों में भर भर के सोने के सिक्के ले जाना पड़ता था, जिससे चोरी होने का खतरा बढ़ने लगा। और फिर 1791 में अमेरिका में गोल्ड स्टैंडर्ड को लाया गया, जिसमें लोगों से गोल्ड लेकर के उनको एक कागज का टुकड़ा दिया जाता था जिसकी वैल्यू उस आदमी के द्वारा दिए गए गोल्ड के वैल्यू के बराबर था। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स होती गई इसमें ये प्रॉब्लम दिखने लगे, क्योंकि इसमें सरकार उतना ही पैसा प्रिंट कर सकता है जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व हो। लेकिन लड़ाई और इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान सरकार को ज्यादा पैसे की जरूरत होती, जिसकी वजह से 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को बंद कर दिया। और फिर आया हमारे आज का फिएट करेंसी सिस्टम, जिसमें जो करेंसी है वो सिर्फ सरकार के भरोसे और देश के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे सारे देशों ने फिएट करेंसी सिस्टम को अपनाने लगा, लेकिन इसी दौरान इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। देश के ऊपर लगभग 3.5 लाख करोड़ का लोन था, जो कि आज का लगभग 30 लाख करोड़ रुपया है। इतना ज्यादा लोन और सरकार के ढंग से काम नहीं करने की वजह से इंडिया के पास दूसरे देशों से सामान मंगाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का ही पैसा था। पर यहाँ पर शायद तुम सोच रहे होगे, जब सरकार के पास पैसे छापने की मशीन है तो लोन क्यों लेता है? क्यों आज भी सरकार पैसे छापकर लोगों को अमीर नहीं बनाती है? इसके पीछे का रीजन काफी शॉकिंग है। किसी भी देश को स्टेबल रखने के लिए एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि करेंसी से जुड़े डिसीजन को लेता है। जैसे कि इंडिया का एक सेंट्रल बैंक RBI है। संविधान का आर्टिकल के अंदर RBI को रुपया का इश्यू करने का अधिकार दिया गया, जिसके तहत RBI देश की महंगाई और रिजर्व और इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर अपना पैसा प्रिंट करती है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। महंगाई का मतलब है जरूरत की चीजों का प्राइस का बढ़ना और पैसे की वैल्यू का कम होना। ये जो पूरा सिस्टम है डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलता है। जैसे हाल ही में लहसुन का भाव 60 रुपए पर केजी से 400 रुपए पर केजी हो गया था। पीछे का रीजन है लोग लहसुन खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उतना लहसुन मार्केट में है ही नहीं, जिसके वजह जो सेलर है वो भाव बढ़ा करके लहसुन को बेच रहे हैं। लेकिन जैसे से मार्केट में लहसुन आने लगा यानी सप्लाई बढ़ने लगी तो इसका भाव गिरने लग गया और इसी तरह से महंगाई काम करती है। लेकिन ये तो लहसुन के लिए हो गई, लेकिन पूरे देश की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए RBI अपना रेपो रेट बढ़ाता है। यानी RBI अब बैंकों को ज्यादा ब्याज पर लोन देगा, जिसकी वजह से हमें भी ज्यादा ब्याज पर लोन देंगे। तो और जो कुछ लोग लोन लेना चाहते हैं अब वो लोन नहीं लेंगे, और जब उनके पास पैसा नहीं आएगा तो खर्च भी कम करेंगे। यानी ओवरऑल डिमांड घटने की वजह से प्राइस अपने आप गिरने लग जाएगा। लेकिन कभी कभी महंगाई कुछ ज्यादा ही कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो RBI है बैंक को कम ब्याज पर लोन देता है, जिससे मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा बढ़ने की वजह से लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं और ओवरऑल डिमांड बढ़ने लगता है। जो सेकंड फैक्टर है वो है फॉरेन रिजर्व। किसी भी देश के पास रखा गया वो करेंसी IMF का गोल्ड का रिजर्व का कलेक्शन का पोजीशन होता है। यानी इंडिया के पास जितना विदेशी करेंसी यानी डॉलर हो और गोल्ड का रिजर्व हो उसके आधार पर पैसा प्रिंट कर सकता है। जिस देश के पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होता है उस देश का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे रिजर्व गिरने लगता है वैसे से महंगाई बढ़ने लगती है, इंपोर्ट महंगा होने लगता है और रुपया वीक होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल 1991 में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 2 हफ्ते का था, यानी अब देश सिर्फ 2 हफ्ते के लिए सामान अपने यहाँ मंगा सकता था। इसका जो मेन रीजन है वो भारत लाइसेंस राज पॉलिसी है, जिसमें इंडस्ट्री के ऊपर एक स्ट्रिक्ट रूल था, जिससे इकोनॉमिक पूरी तरह से रुक गई थी। साथ ही में 1980 के दशक में इंडिया ने बहुत ज्यादा लोन लिया था के दौरान और गल्फ वार के दौरान
जो विदेशों से जो ऑयल इंपोर्ट करते थे हम लोग हमारे यहाँ, उसके बिल भी काफी ज्यादा बढ़ने लग गए थे। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, चंद्रशेखर गवर्नमेंट के गिरने की वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर थे उनका कॉन्फिडेंस गिरने लग गया था। वर्ल्ड बैंक ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और इसी क्राइसिस को बचने के लिए इंडिया को अपना LPG रिफॉर्म लाना पड़ा। जो थर्ड फैक्टर है वो है GDP ग्रोथ। जितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उतना पैसा प्रिंट करना सेफ माना जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर पैसों को प्रिंट किया जाए तो इससे महंगाई बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जिम्बाब्वे ने बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया, जिसकी वजह से जो एक ब्रेड का पैकेट था वो करोड़ों में पहुंच गया। अगर ओवरऑल देखें तो RBI को मार्केट के इमोशन से पता चलता है कि कितने नए नोट प्रिंट करना चाहिए। अब बात करते हैं रुपये का वैल्यू क्यों गिरता जा रहा है। जो फर्स्ट रीजन है वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस। भारत ज्यादातर सामान विदेशों से मंगाता है और विदेशों में अपना कम सामान भेजता है, जिसके वजह से डॉलर का भाव है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जैसे कि क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इसी की वजह से डॉलर की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। 2013 में भारत का करंट अकाउंट डिफिसिट रिकॉर्ड लेवल पर था, यानी कि भारत ज्यादातर सामानों को इम्पोर्ट करता लेकिन एक्सपोर्ट कम करता था, और जो ऑयल का प्राइस था वो भी बहुत हाई था, जिसके वजह से रुपये गिर करके 68 रुपये पर डॉलर तक पहुंच गया था। आज भी जब ऑयल महंगा होता है या ज्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं तो रुपये पर प्रेशर आता है। जो सेकंड रीजन है वो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है। यूएस का फेडरल रिजर्व जब अपना ब्याज दर बढ़ाता है तब यहाँ का इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकाल करके यूएस में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें वहाँ ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसी की वजह से जो इमर्जिंग मार्केट है जैसे कि इंडिया, वहाँ से डॉलर का आउटफ्लो बढ़ने लगता है, जो कि रुपये की डिमांड को कम कर देती है। और जब डिमांड कम होती है और सप्लाई वही की वही रहती है तो रुपया वीक होने लगता है। अगर ओवरऑल देखें तो पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आपकी ताकत है, आपकी फैमिली और पूरे देश का इकोनॉमिक मिरर है। और याद रखें, भारत का इकोनॉमिक सिर्फ सरकार के नियमों से नहीं बल्कि आपके फैसले से भी चलती है।